जहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, वहीं घरों में अक्सर जाति देकर कुटुंब तय किया जाता है। कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, पर दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है अपना अपना समाज। कहा गया कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन कैसे समय के साथ ये जन्म पर आधारित एक जंजीर बनकर रह गई, और कब ये सामाजिक व्यवस्था सामाजिक भेदभाव में बदल गई, और कब योग्यता से पहले उपनाम पूछना हमारी आदत बन गई। तो आज सवाल सीधा है, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हमारी सोच नहीं। क्योंकि जातिवाद कोई व्यवस्था नहीं, ये एक मानसिकता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं शुरू होती, ये शुरू होती है आपकी घर की डाइनिंग टेबल से। आज की इस वीडियो में हम भावनाओं पर नहीं तर्कों पर बात करेंगे, इतिहास को समझेंगे, ग्रंथों के संदर्भ देखेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जाति व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अतीत की कहानी है या वर्तमान की सच्चाई। भारत में आखिर जाति प्रथा इतनी गहराई तक क्यों घुसी हुई है? इस बात की कल्पना आप इससे ही कर सकते हैं कि मनुस्मृति, जो कि एक मानव धर्मसूत्र कहा जाता है, इसके बारे में भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है और मनुस्मृति से ज्यादा भेदभावपूर्ण कोई ग्रंथ उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने मनुस्मृति के बारे में कहा है कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र है, मतलब नीची जाति का है, तो उसको वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ अम्बेडकर ये भी बताते हैं कि कोई नीची जाति का पुरुष अगर किसी ऊंची जाति की महिला के साथ संबंध बनाता है तो इसके लिए उसको दंडित किया जाएगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किसी उच्च जाति का व्यक्ति करता है, उसके लिए मनुस्मृति में कोई दंड का प्रावधान नहीं है। गौतम धर्मसूत्र, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र व्यक्ति वेदों को सुन लेता है तो उसको दंडित करने के लिए उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए या फिर दंड स्वरूप उसकी जीभ काट दी जाए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप जाति प्रथा की गहराई समझ सकते हैं। आखिर ये जाति है क्या? ये कहाँ से आई? क्या जाति हमेशा से ही इतनी शोषणकारी और भेदभावपूर्ण रही है? क्या सच में भारत की वर्ण व्यवस्था सिर्फ 4 वर्णों की एक सरल सामाजिक व्यवस्था थी? जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, पर इससे काफी अलग है। तो चलिए इतिहास को टटोलते हैं और वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं 1500 से 1100 बीसीई के बीच, जब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को रंग के आधार पर बनाया गया था। इसमें आर्य और दासा की तुलना के लिए इसको बनाया गया था। आर्य वो थे जो मध्य एशिया से भारत आए थे, और दासा वो थे जो यहीं के भारतीय थे। इनमें रंगों की तुलना को लेकर वर्ण व्यवस्था शुरू की गई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको कार्य के आधार पर बांटा गया था। कहा जाता है कि समाज के सुचारू संचालन के लिए कार्य आधारित व्यवस्था थी, मतलब कि किसी व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से निर्धारित होता था। कुछ विकट परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपना वर्ण बदल भी सकता था, जैसा कि ऋषि विश्वामित्र ने किया था। वो जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त करने और तपस्या करने के बाद उन्हें ब्राह्मण का दर्जा मिला था। जाति प्रथा का उद्भव हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, 1000 से 600 बीसीई के बीच। वर्ण व्यवस्था में बताए गए कर्मों का अब और ज्यादा सख्ती से पालन होने लगा, लेकिन फिर भी वो आज की जाति व्यवस्था जितना कठोर नहीं था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन जाति ये वंशानुगत होने लगी, और यही चीज वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था से अलग करती है। धर्मसूत्र के हिसाब से वर्ण शंकर से कई जातियों का जन्म हुआ। मनुस्मृति एक प्राचीन धर्मशास्त्र है जिसमें समाज के नियम, आचार विचार और दंड व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इनका कार्य निर्धारित किया गया है पूजा पाठ। उसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय को कार्य दिया गया है रक्षा का। उसके बाद वैश्य की बात करते हैं तो इन्हें कार्य दिया गया था कृषि और व्यापार का, और शूद्रों की बात की जाए तो इन्हें कार्य दिया गया था सेवा कर्म का। मनुस्मृति की आलोचना करते हुए भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह सबसे ज्यादा भेदभावपूर्ण और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है। इसके साथ ही भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इसको जलाकर मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया था। जाति का उच्च या निम्न होना शुरुआती दौर में ये देखा गया था, लेकिन अछूत की अवधारणा उस वक्त तक नहीं आई थी। अछूत शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है हमें विष्णु ब्रह्म सूत्र में। अब अगर वर्ण और जाति में सीधे तौर पर अंतर की बात की जाए तो वर्ण सिर्फ 4 थे और वहीं जातियां अनगिनत। और इन्हीं जाति में आगे चलकर एक और भाग जोड़ा गया जिसे अतिशूद्र या फिर अवर्ण कहा गया था। जाति का निर्धारण अब वंशानुगत होने लगा। तथाकथित उच्च जाति में जन्मा बच्चा अब बिना कर्म का निर्धारण किए ही उच्च जाति का कहलाया जाने लगा, और तथाकथित निम्न जाति में जन्मा हुआ बच्चा अब जन्म से ही नीच जाति का कहलाया जाने लगा। और यहीं से यह जाति व्यवस्था और ज्यादा शोषणकारी होने लगी। लोगों ने इसे ऐसे ही बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक नए नियम लागू कर दिए कि शादी विवाह जैसे कार्य अब अपनी ही जाति में किए जाएंगे। किसके घर जाकर खाना खाना है या नहीं, या फिर किसके हाथ से पानी लेना है या नहीं, ये कुछ सामाजिक कुरीतियां समाज में और ज्यादा गहराई से घर करने लगी। और ये भेदभाव सिर्फ और सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं, इसके साथ साथ कर्मकांडों के स्तर पर भी देखे गए थे।
ऊपर की 3 जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है। मतलब इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार होता है। इसमें यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ पहनाया जाता है और इसका अर्थ होता है गुरु या ज्ञान के समीप ले जाना। और शूद्रों और अतिशूद्रों को इससे वंचित रखा गया था। तथाकथित नीची जाति में सिर्फ जन्म लेने से कोई व्यक्ति कितना ही अपमानित हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप अपस्तंभ ब्रह्म सूत्र में लिखी इस बात से लगा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो ऊंची जाति का है वो किसी नीची जाति के व्यक्ति से अगर बात कर लेता है तो उसको तुरंत नहाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखकर और किसी ब्राह्मण से बात कर कर अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। वक्त के साथ ये भेदभावपूर्ण और शोषणकारी प्रथा और बढ़ती चली गई। 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर, जो कि आज का केरल है, वहां पर इजावा और नादा जनजाति की महिलाओं को अपने शरीर का ऊपरी अंग ढकने की अनुमति नहीं थी। और वहीं तमिलनाडु की शनार जाति को ब्राह्मणों से 24 कदम पीछे रहकर चलने की बात कही गई थी। साथ ही साथ कुछ जातियों को अपनी कमर पर झाड़ू बांधकर चलने की प्रथा बनाई गई थी ताकि उनके पैर के निशान खत्म होते रहें, जिससे तथाकथित उच्च जाति के व्यक्तियों का पैर तथाकथित निम्न जाति के व्यक्तियों के पैर के निशान पर ना पड़े। ये भेदभावपूर्ण और शोषणकारी प्रथा आज भी विद्यमान है समाज में, बस इसका रूप थोड़ा बदल गया है। अब आज लोग काम देने से पहले जाति पूछते हैं, साथ ही किसके हाथ से पानी पीना है और किसके हाथ से नहीं, जाति पूछकर निर्धारित करते हैं। जाति सूचक शब्दों को गाली की तरह प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि अतिशूद्रों को चंडाला भी कहा जाता है। आखिर में सवाल बस यही है कि क्या सच में जाति प्रथा हमारी परंपरा है या फिर हमारी कमजोरी। कभी इसे समाज को व्यवस्थित करने का माध्यम बताया गया और कभी इसे ईश्वर की इच्छा कहकर पवित्र बना दिया गया, जिससे इंसान की योग्यता छोटी और उसकी जाति बड़ी हो गई। ऋग्वेद ने बीज दिया और मनुस्मृति ने इसे कठोर नियमों की दीवार बना दिया। हमारे संविधान ने हमें बराबरी दी है, कानून ने अधिकार दिया है, शिक्षा ने नए क्षेत्र खोले हैं, लेकिन अगर सोच अभी भी जाति की दीवारों में कैद हो तो असली सुधार होना अभी भी बाकी है। हमें जाति व्यवस्था का इतिहास समझना जरूरी है, लेकिन इसे ढोना जरूरी नहीं है। समाज तब आगे बढ़ेगा जब इंसान की पहचान उसके कर्म से होगी, ना कि उसके जन्म से। शायद उस दिन ऊंच नीच जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में ही मिलेंगे, समाज में नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।